हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 49वीं वीडियो है। इससे पहले 48 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, हम उसको भी साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक एंड विजया बैंक हैव मर्ज्ड विद। देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन वीडियो को देखते हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा और उनमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उन क्वेश्चंस को मेरा आंसर करने से पहले आप अपना आंसर टिक करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से ठीक होते हैं। इस तरीके से जो है आप जो अपनी प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल तक हुई है। तो याद रखिएगा, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और लास्ट में कमेंट करके बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है देना बैंक और विजया बैंक का मर्ज हुआ है किस में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हुआ है। कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2019 को जो है ये इनका देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। और उसके बाद से ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। पोन्स मानव का एक अंग है। तो पोन्स क्या है? ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। पोन्स जो है ये हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रेन। पोन्स जो है ये ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल करता है और जो स्लीप वेकअप साइकिल होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पोन्स करता है। और ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। किससे? स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स करता है। तो याद रखिएगा, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द उद्यम अभिलाषा प्रोग्राम। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया? तो उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था सिडबी के द्वारा। सिडबी मतलब द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं लिख देती हूँ, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की फुल फॉर्म होती है और इसी के द्वारा जो है उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द व्हीकल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू डिटेक्ट एंड डिस्पोज ए बॉम्ब। बम का पता लगाने और इसे नष्ट करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित वाहन का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है दक्ष। दक्ष जो है ये बम का पता लगाने में सक्षम है और उसको नष्ट करने के लिए भी जो है ये दक्ष जो है ये सक्षम है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिंदू कुश। हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तिरिचमीर। तिरिचमीर है और ये कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ भीम एंड हिडिम्बा एज पर महाभारता। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिम्बा का पोता कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, भीम और हिडिम्बा का जो पुत्र था वो था घटोत्कच और घटोत्कच और औरवी के पुत्र थे बर्बरीक। इसका मतलब क्या हुआ कि भीम और हिडिम्बा का पोता कौन था? बर्बरीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स दैट इज़ लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज। हिमालय पर्वत का वह भाग जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत का वह भाग जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसे कहा जाता है असम हिमालयाज। किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालयाज किसे कहा जाता है? तो जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच जो भाग आता है हिमालय का उसे कहा जाता है पंजाब हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज किसे कहा जाता है? तो सतलुज और काली नदी के बीच के स्थान को, यानी कि बीच के पर्वत के भाग को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, असम हिमालयाज के नाम से जाना जाता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो स्थित है हिमालय पर्वत का भाग उसे कहा जाता है असम हिमालयाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो ये है राइट टू स्पीच, यानी कि बोलने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। बाकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में सूचीबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ कोविंद इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के 14वें राष्ट्रपति, कौन से 14वें राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ बिटवीन द ईयर 1997 टू 2006। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के जो सचिव थे या सेक्रेटरी थे वो थे कोफी अन्नान। कौन थे? कोफी अन्नान जो है 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, कोफी अन्नान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिज़ाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया ने। किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में जो है संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, पिंगाली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेम्पल इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा। कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसको 1278 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गंग वंश के राजा, किसके? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था कोणार्क सन टेम्पल का। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुसुम प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था एक कार्यक्रम जिसका नाम है कुसुम कार्यक्रम। और ये जो कुसुम कार्यक्रम है या जो ये योजना है इसका उद्देश्य कृषि में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2 मेगावाट तक की क्षमता के लघु सौर विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं और 20 लाख स्टैंड अलोन सौर चालित कृषि पंप लगाए जा रहे हैं। 15 लाख ग्रिड से जुड़े जो कृषि पंप हैं उनका सौरीकरण किया जा रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये किसानों से रिलेटेड है। और जो सौर ऊर्जा है, कृषि में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स
थ्रू हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्या? माइक्रो कंप्यूटर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से वुलर लेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और ये एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर ज़िले में स्थित है जो वुलर लेक है। याद रखिएगा। भीमताल लेक कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। और ये भी जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे पानी की झील है। बारापानी लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये है मेघालय के शिलोंग में। कहाँ पर? मेघालय के शिलोंग में स्थित है। और ये भी क्या है? एक फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक लेक ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है और ये अपने फुमडीज़ के लिए भी जो है फेमस है, क्योंकि इसमें क्या है? तैरते हुए आइलैंड्स पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। इसी वजह से ये काफ़ी फेमस है लोकटक लेक। और जो इसके तैरते हुए द्वीप हैं उनको क्या कहा जाता है? फुमडीज़ कहा जाता है। मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। सामग्रियों के निम्नलिखित समूह में किस समूह में केवल गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री शामिल है? तो देखिए फ्रेंड्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो होता है जिनको डिग्रेड ना किया जा सके। डिग्रेड मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो बायोटिक घटक होते हैं, यानी कि जैविक घटक होते हैं, उनके द्वारा जो मटेरियल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि जिनका अपघटन ना किया जा सके, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा जा सके, डिग्रेड ना किया जा सके, उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट जो है ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जिनको डिग्रेड ना किया जा सके, जिनका अपघटन ना किया जा सके। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 2। बाकी स्क्रैप्स, कॉटन और वूल जो है ये डिग्रेडेबल में आते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। वुड, पेपर, लेदर जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। और फूड स्क्रैप्स, एनिमल वेस्ट जो हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, प्लास्टिक, डीडीटी, बेकेलाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट सजेस्टेड द नेम यूनाइटेड नेशंस। किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र का नाम का सुझाव दिया था? तो किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र नाम का सुझाव दिया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के नाम का सुझाव दिया था। और कौन से प्रेसिडेंट थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र नाम का सुझाव दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1942 में। कब दिया गया था? 1942 में जो है इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम का सुझाव दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है ये होती है वेबर। क्या होती है? वेबर होती है। और इसको WB से भी डिनोट किया जाता है। किससे? WB से डिनोट किया जाता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है एसआई यूनिट है। फैराडे किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो है ये एसआई यूनिट होती है फैराडे। हेनरी किसकी होती है? तो इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। और पास्कल होती है प्रेशर की।
पास्कल होती है प्रेशर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 वेबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता फॉर द फर्स्ट टाइम। भगवत गीता का पहली बार अनुवाद किसने किया? तो भगवत गीता का पहली बार अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भगवत गीता का पहली बार अनुवाद किया गया था और ये 1785 में जो है ये अनुवाद पब्लिश हुआ था और ये संस्कृत से किसी भी यूरोपीय भाषा में होने वाला पहला अनुवाद था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तांत्या टोपे ने कहाँ से किया था? तो तांत्या टोपे ने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से जो है 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। वीर सावरकर की बात करें तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा बताया गया था? वीर सावरकर के द्वारा बताया गया था। और इन्होंने 1907 में जो है इन्होंने 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा था किस पर? 1857 के विद्रोह पर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। और भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इसका भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है इससे संबंधित? तो ये है 324, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुएज कैनाल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स वॉज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो देखिए सुएज नहर जो है ये इजिप्ट में बनाई गई थी। कहाँ पर? इजिप्ट में बनाई गई थी, यानी कि मिस्र में बनाई गई थी। और ये जो नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। और कहाँ पर स्थित है? ये इजिप्ट में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन क्रायोजेनिक इंजन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में। क्रायोजेनिक मीन्स लेस टेम्परेचर। क्या? लेस टेम्परेचर, इसका मतलब होता है कम तापमान पर। और ये जो दोनों गैस हैं इन दोनों गैसों का काफ़ी कम टेम्परेचर पर जो है संग्रहित किया जाता है और क्रायोजेनिक इंजन में इन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और ये देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 1836 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जो कि कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वायरस डैमेजेस डॉक्यूमेंट्स एंड डज नॉट अलाउ एडिट। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाता है और संपादन की अनुमति नहीं देता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाता है और संपादन की अनुमति नहीं देता है, यानी कि एडिटिंग की अनुमति नहीं देता है? तो ये है मैक्रो वायरस। क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन है पोन्स इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। पोन्स मानव का एक अंग है। ऑप्शंस दिए हैं किडनी, हार्ट, ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड। तो पोन्स कौन से ऑर्गन का पार्ट है? किडनी का है, हार्ट का है, ब्रेन का है या फिर एड्रिनल ग्लैंड का है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।